दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं द देसी टॉक। दोस्तों आज के हमारे स्पेशल मेहमान हैं डॉक्टर संजय कनोडिया सर, जो कि देवरिया के जाने माने बिजनेसमैन हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। स्वागत है आपका हमारे देसी टॉक यूट्यूब चैनल पर। देवरिया का पहला टॉक शो है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको विशेष रूप से आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझ जैसे व्यक्ति को अपने चैनल पर बुलाया और इस योग्य समझा कि मैं जो बात कहूं वो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए मार्ग प्रदर्शक का काम करे। सबसे पहला हमारा सवाल है सर कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत आपने कैसे की? आप अतीत की ओर ले जा रहे हैं जो कि बहुत सुखद रहा। जब मैं इलाहाबाद पढ़ता था और मैं सोचता था अपनी पढ़ाई से और अपने कर्मों से साहित्यिक और सामाजिक सेवा करूंगा, और मैंने अपनी जब पढ़ाई लगभग पूरी की तो उस समय हमारे पिता का फ़ोन आया कि अब आप देवरिया आएँ। तो मैंने बताया कि मेरी इस पढ़ाई का क्या वहाँ उपयोग व्यापार में हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ लिख लिए हैं, इसका बेहतर उपयोग आप अपने व्यापार में कर सकते हैं। चूँकि उनका ये आदेश था तो उनके आदेश के बाद मुझे देवरिया आना पड़ा। किस चीज़ की पढ़ाई आपने करी? मैंने हिंदी लिटरेचर से डॉक्टरेट किया है जी। और मैं उसके बाद जब देवरिया आया तो देवरिया में मेरे पिता ने एक छोटी सी कपड़े की दुकान मोहन रोड पे संजय क्लॉथ स्टोर खुलवा के दी थी जी। और वो मेरी शुरुआत रही है। तो उस टाइम पे जो पहली सेल आई होगी आपकी, तो उसके बारे में अगर याद हो तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वह वाक़या भूलता नहीं है और वो मैं जब भी उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक आंतरिक संतुष्टि और बहुत ही ज़्यादा खुशी की अनुभूति होती है कि जब मैं आया देवरिया में, मेरे पिता ने मोहन रोड पे संजय क्लॉथ स्टोर खोल के दिया और मैं जब बैठा तो पहले दिन की सेल मेरी 76 रुपये की थी और वो सेल मैंने अपने माता पिता के चरणों में रखी, जो जिसकी सुख की अनुभूति मैं बार बार जब भी अपने एकांत के लम्हों में होता हूँ तो उसको महसूस करता हूँ। टाइम पे जो 76 रुपये की वैल्यू क्या होती थी? जाहिर बात है कि आज की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। जी। मगर उस समय लोगों की बिक्री जो है, मुझे नहीं लगता शायद ही देवरिया में किसी की बिक्री 76 रुपये आती हो। शायद वो सबसे कम बिक्री होगी देवरिया की उस समय की। जी। ऐसा कोई मोमेंट है पुराने दिनों के जो आपको याद हो, कोई इंसिडेंट याद हो जिससे आप इंस्पायर हो, अभी भी आपको उससे मोटिवेशन मिलता है? बिल्कुल। अब चूँकि आपने पुराने दिनों की का पिटारा खोल ही दिया है और मैं पुराने दिनों की कुछ सुखद स्मृतियाँ को अगर मैं खोलूँ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं मोहन रोड पर संजय क्लॉथ स्टोर पर बैठता था तो मुझे एक सेल्समैन दिया गया था, या कह ले एक कर्मचारी मेरे साथ था। चूँकि उसकी नई नई शादी हुई थी और वो समय से आ नहीं पाता था तो दुकान मुझे ही खोलनी पड़ती थी और दुकान तो मैं खोलता था, साथ साथ काउंटर भी मुझे ही पूछना पड़ता था, झाड़ू भी मैं ही लगाता था, ग्राहक आता था पानी भी मैं ही पिलाता था। तो वो एक सुखद अनुभूति है। मुझे कहा जब भी आया उस दौरान भी जब भी आता था मेरे मन में एक विश्वास था कि वो ग्राहक नहीं, एक देवता है और जहाँ मैं बैठा हूँ, जो मेरे पिता ने एक दुकान जिसको कह लीजिए, जिसको मैं आज मंदिर मानता हूँ, जो दिया है उसमें वो देवता आया है और मैं एक भक्त और एक पुजारी की तरह उसकी सेवा करता हूँ। ये मेरे जीवन की बहुत सुखद अनुभूति रही है और ये मैं कभी नहीं भूलता। तो स्टार्टिंग एक शॉप से हुआ, बिल्कुल। तो प्रेजेंट टाइम में कितने आपके शॉप्स हो गए हैं? नहीं, साफ तो हमारे 4 हैं जी। जो कि देवरिया में हैं जी। और सब संजय क्लॉथ स्टोर के नाम से हैं। जी। और एक रेमंड शॉप भी है जो भिकमपुर रोड पे है, जी। जो कि जिसका उद्घाटन भारत के राजदूत, मॉरिशस के राजदूत मुकेश्वर चुन्नी ने किया था, उप प्रधानमंत्री मॉरिशस ने किया था। जी। और वो हमारे गुरु गोपाल दास नीरज भी उसमें आए थे। तो ऐसे तो दुकानें 4 हैं, चूँकि मुझे वस्त्र व्यवसाय से मैं जुड़ा रहा हूँ और ऐसे कई ये ब्रांड बन गई है जिसको कि हम आगे कई जिलों में इसको खोलना चाहेंगे। आपके सक्सेस में पर्सनल हैबिट्स का क्या रोल है?
मेरी सफलता की जहाँ तक बात आप करते हैं, मुझे तो आज तक महसूस नहीं हुआ मैं सफल हूँ। सच तो यही ये है। तो सर आपका बड़प्पन है। ये मुझे आज तक नहीं महसूस हुआ। मैं अपने कर्म को करता रहता हूँ। हैबिट की जहाँ तक बात करें तो मैं पंक्चुअल रहा हूँ, और चूँकि बड़े गुरुओं का साथ रहा है तो इसलिए थोड़ा पोलाइटनेस भी रही है, तो उसको भी कह सकते हैं। और चूँकि और अन्य लोगों से भी जुड़ा रहा हूँ जो अनुशासन के प्रति कठोर थे, तो मैं थोड़ा सा अनुशासन का भी पालन करता हूँ। तो इसका बहुत महत्व रहा है। मेरी सफलता आप मान रहे हैं, मगर मैं इसको नहीं मानता। मेरे किसी भी व्यवसाय में इसने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। कई क्षेत्रों के लोगों से, नामी जानी शख्सियतों के साथ आप जुड़े हुए हैं। हाँ, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं देश विदेश की कई नामी गिरामी शख्सियतों का मुझे आशीर्वाद मिला है। मुझे जहाँ तक याद है, मुझे गोपाल दास नीरज, वसीर बद्र, गुलाम अली और जितने भी नामी गिरामी शायर रहे हैं, जैसे वसीम बरेवली, बुद्धिनाथ मिश्र और समीर अंजान जैसे लोगों का मुझे सानिध्य मिला है साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में पंडित विद्या नवाज मिश्र ने बहुत प्यार और स्नेह दिया। और हमारे एक गुरु जिनको कि भोजपुरी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सचिव भी हैं विश्व भोजपुरी सम्मेलन के, डॉक्टर उमेश निरन, उनका भी हमको बहुत स्नेह और प्यार मिला है। और जहाँ तक बात करें इन गुरुओं की, तो नीरज ने बहुत दुलार दिया मुझे। जब मुझे अभी भी वो वाक़या याद है, जब मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया था, दुकान मुझे देने के कुछ सालों बाद, तो मैं एक दिन रो रहा था, तो अचानक नीरज का फ़ोन आता है। मैं नहीं समझ पाया उनको कैसे सूचना गई, मुझे नहीं लगता उनको सूचना गई होगी। उन्होंने मेरी बात से मुझे पकड़ा, कहा क्यों आज उदास हो। मैंने बताया पिता का स्वर्गवास हो गया। तुम्हें उदास क्यों होते हो, ये जीवन चक्र है। उन्होंने एक लाइन कही थी, कफन बढ़ा तो नजर तू किस लिए डबडबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई। संजय, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। ये नीरज ने मुझे कहा था। और फिर कुछ दिनों बाद वसीर बद्र का भी फ़ोन आया था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आपकी रुचि कई क्षेत्रों में है, साहित्य में, खेल में, तो आप सोशल वर्क्स भी करते हैं, तो इन सब के बारे में थोड़े से हाइलाइट्स देंगे। रुचि मेरी कई क्षेत्रों में है। सोशल वर्क करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। रुचि मेरी रही है, खेल में मेरी बहुत अधिक रुचि रही है। क्योंकि साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत रुचि रही है। और जहाँ तक सेवा की बात रही है, तो मैं नहीं समझ पाया मैं आज तक सेवा किसी की कर पाया कि नहीं कर पाया। जहाँ तक खेल की बात है, कहने को तो मैं उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ देवरिया का अध्यक्ष भी हूँ, ओलंपिक संघ का सदस्य भी हूँ, और जितने भी खेल से जुड़े कार्यक्रम होते रहे हैं देवरिया में, उसमें मेरी सहभागिता रही है परोक्ष अपरोक्ष रूप से। जो खिलाड़ी आगे जाना चाहते हैं, उनका मैंने दिल खोल के अपनी सीमित आय से उनकी मदद की है। मैं सीमित आय क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। जो मेरा व्यवसाय है, जो कस्टमर जो भी खरीदते हैं, जो देवता मेरे यहाँ आते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवा, खेल और साहित्यिक सेवा के लिए जाता है। तो इसमें उन ग्राहकों का भी बहुत बड़ा योगदान है जो मुझे अपना सहयोग देते हैं। एक आपका हमने होर्डिंग्स देखे हैं, होर्डिंग्स पे मिल से लेके ग्राहक तक जी, तो ये लाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं आप, इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, पहले जब मैंने दुकान खोली थी तो एक सीमित साधन थे, सीमित आय थी,
कस्टमर्स आते थे। फिर धीरे धीरे उनका प्रेम और स्नेह बढ़ता गया, दुकानें बढ़ती गईं, कस्टमर्स बढ़ते गए और अगाट स्नेह मिला तो एक दो जगह कपड़ों की फैक्ट्रियां भी लग गईं और मैं रेमंड का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, कई मिलों का हो गया। तो बीच में जो एजेंट्स आते थे, जो होलसेलर आते थे, उनकी आवश्यकता नहीं रही। मैं डायरेक्ट मिलों से जुड़ा रहा, तो उनसे कपड़ा लेके सीधे ग्राहक को भेजता हूँ, देता हूँ, जिससे बीच में जो कमीशंस होते हैं, जो लाभ होते हैं, वो कट हो जाते हैं और इस कारण मैं सस्ता ग्राहकों को दे पाता हूँ। मिल से ग्राहक तक का अर्थ यही है। आपके बिजनेस में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे हैं? चैलेंजेस, चूँकि अगर आप पहले की बात करें तो पहले मेरे पास एक छोटी दुकान थी। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मैं अपने आप को स्थापित कर पाऊँ, क्योंकि अन्य लोग काफ़ी बड़े थे, संपन्न थे, सीमित आय थी, संसाधन सीमित थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज रहा अपने आप को स्थापित करूँ। उसके लिए मुझे जो है, मैं क्या करूँ कि अपने आप को स्थापित कर पाऊँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले भरोसा किया अपनी ईमानदारी पे, दूसरा भरोसा किया अनुशासन पे, और तीसरा जो भरोसा किया वो अपनी सच्चाई पे भरोसा किया, निष्ठा पर भरोसा किया, समर्पण पर भरोसा किया। इससे आत्मविश्वास आ गया। तो इसके आने के बाद मैंने कई जगह कपड़ों को अपने क्या क्या बेचते हैं, कपड़ों के बारे में उसके लिए डिस्प्ले करने शुरू किए। अलग अलग जगहों पर मैं फैब्रिक शो करता था कि मैं ये बनाता हूँ या ये बेचता हूँ, ये करता हूँ, मेरे रेट ये हैं। इसका बहुत प्रभाव पड़ा। लोग रेट देखे, क्वालिटी देखे और उसके बाद वो धीरे धीरे मुझसे जुड़ते चले गए। तो ये मेरा चैलेंज था और ये मेरी पहचान रही। कोई ऐसा फेलियर या सेटबैक रहा है जो आपको याद हो, उसके बारे में, उससे आपको क्या सीख मिली, उसके बारे में कुछ शेयर? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जहाँ तक मैं सोचता हूँ ऐसे मौके कम आए, मगर एक आध मौके आए भी। जब मैं शुरुआती दौर में था, मैं अगल बगल के लोगों को देखता था, उनकी दुकानें बड़ी थीं, उनके यहाँ स्टॉक ज़्यादा था और मैं जो स्टॉक लाता था वो बिक जाता था। तो मैं सोचा क्यों ना एक ही बार कुछ ज़्यादा स्टॉक लाऊं। ज़्यादा स्टॉक लाने के कारण चूँकि सीमित आय थी तो उसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो मैं तो बल्कि ये मेरे लिए एक मैं और भी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये राय दूंगा, अगर कोई व्यवसाय से जुड़ता है, उसको लगता है वो इतना बेच लेता है या इतना बेच लेगा, उससे 10% कम ही उसको खरीदारी करनी चाहिए ताकि उसको ब्याज और अन्य चीज़ों का नुकसान ना हो। तो ये सीख मुझे मिली और इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मेरा सबसे ज़्यादा लोगों के पैसे पे नज़र रहता है। पैसे पे? हाँ। अच्छा। तो हम ये जानना चाहेंगे सर, आपकी नेटवर्थ कितनी है? अरे ये तो मुझे नहीं मालूम। और सच बताऊं, अगर मैं जहाँ तक आप पैसे की बात करते हैं, नेटवर्थ की बात करते हैं, मेरी शक्ति, मेरा नेटवर्थ मेरे ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास है जी। इससे बेहतरीन मेरे पास कुछ नहीं है। अगर जिस दिन वो नहीं रहेगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यही मेरी नेटवर्थ। डिप्लोमेटिक जवाब दिया जा रहा है। आप अपने बिजनेस फिलॉसफी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बिजनेस फिलॉसफी, किसी भी व्यापार की सफलता के पीछे उसकी ग्राहकों की संतुष्टि होती है। उसके पीछे मैं ये मानता हूँ कि अगर ग्राहक आपके पास आके आपसे संतुष्ट है तो आपका व्यापार बहुत आगे जाएगा, और अगर आपसे संतुष्ट नहीं है तो आप वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो किसी भी व्यवसाय की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है, ग्राहकों की संतुष्टि, आपके रेट्स और आपकी जो है निष्ठा, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। मार्केट के जो चेंजेस होते हैं उसको कैसे आप लोग सामना करते हैं?
मार्केट के चेंजेस से मतलब आपका क्या डिजाइनों से है या क्या? डिज़ाइनों से लेके उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव से है। हाँ। अगर डिजाइनों की बात कही जाए तो मेरे पास एक टीम है जो कपड़े हम लोग बनाते हैं, उसकी एक टीम है, युवाओं की टीम है जो हर जगह उनकी चारों ओर निगाहें रखती हैं। आने वाले में क्या परिवर्तन है, क्या आने वाले समय में क्या चलेगा, तो उस हिसाब से वो तैयार रहते हैं। वो बनाते हैं और हमको भेजते हैं और हम भी उसमें से देख पाते हैं कि क्या बिकेगा और जो बिकता है उस हिसाब से हम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। और यही कारण है कि हम नित्य नवीन और नूतन हैं। अभी आपने टीम का जिक्र किया, तो एक कैसे मजबूत टीम बनाएं? टीम एक अलग चीज़ हो गई, चाहे वो फैक्ट्री की हो चाहे किसी दुकान की हो। टीम की जहाँ तक बात की जाए तो टीम वर्क में ही आज का जो युग है एक टीम वर्क का है। जी। किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। और टीम वर्क मजबूत कैसे बने, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपके टीम में जो लोग हैं पहले तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि जहाँ आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सिर्फ एक दुकान नहीं है, वो एक पूजा का घर है, वो मंदिर है। जो आ रहा है वो एक देवता है, उसकी संतुष्टि सर्वोपरि है। वो क्या चाहता है, आप ग्राहक की जगह अपने आप को खड़ा होकर देखिए, क्या चाहता है। आप क्या जो जिसको आप मालिक समझ रहे हैं या क्या वो सिर्फ मालिक है या आपके परिवार का सदस्य है। अगर वो परिवार का सदस्य है आप उनके अंदर ये फीलिंग लाएंगे और उसको आपके ऊपर विश्वास होगा तो टीम वर्क ऐसे ही आपकी बहुत मजबूत होगी, फिर आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। कस्टमर सर्टिफिकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? किसी भी व्यवसाय के लिए ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि है, मैं ये बार बार कहता हूँ। और ग्राहक की संतुष्टि कैसे होगी, आप अपनी जगह अपने को आपको ग्राहक की जगह रख के देखें, क्या चाहता है वो। आता है सामान चाहता है आपसे, जो चाहता है जो क्वालिटी, चूँकि आपका अनुभव गहरा है, आप कोई चीज़ दे रहे हैं कहीं उसको ठग तो नहीं रहे हैं। जो क्वालिटी वो ले जा रहा है क्या वो ड्यूरेबल है, क्या आप उसमें अधिक मुनाफा ले रहे हैं। आपने जहाँ तक मुनाफे की बात की तो मुझे याद है कि मैं एक अपने मित्र के यहाँ बैठा हुआ था जब मैंने व्यवसाय नई शुरू किया था। तो मैं देवरिया में नहीं था, देवरिया के बाहर अपने एक मित्र के यहाँ बैठा हुआ था। चूँकि उस समय उस दौर में मोल जोल की दुकानदारी काफ़ी चला करती थी। एक ग्राहक आया, उसने एक साड़ी देखी जो सामान्य मूल्य था, उससे उसने 10 रुपया बढ़ा के बताया और वो ग्राहक ले गया। मैं इस चीज़ को सोचता रहा क्या उसने उचित किया, 10 रुपये बढ़ा के उसने उस चीज़ को दिया, जबकि उसने उसका मूल्य उसको मालूम था। उसने बाद में मुझे बताया कि उसका ये मूल्य था, हमने 10 रुपये बढ़ा के दिया। तो मैं रात भर सो नहीं पाया, रात भर यह बात मन में कचोटती रही कि क्या उचित लगा। दूसरे दिन मैं उस अपने मित्र के पास गया और मित्र को बोला कि देखो मित्र, चूँकि तुमने मुझे मित्र माना है, मेरा एक फ़र्ज बनता है। तुमने उससे 10 रुपया तो ले लिया मगर उसका विश्वास सदा के लिए तोड़ दिया। वो तुम भले उस चीज़ को नहीं मान पाए मगर तुम्हारा अंतस इसके लिए सदैव कचोटेगा। ऐसा करो, रेट तुम मिनिमम रखो, एक रखो, ताकि तुम किसी को दो, अगर दो तो तुमको ये एहसास हो कि वो देवता है, उसकी तुम पूजा कर रहे हो। वो उसी विश्वास के भाव से वो चीज़ को ले और कहीं भी वो रेट मिलाए तो तुम उसकी ईमानदारी की, उसकी परख पर, कसौटी पर एकदम खड़े उतरो। तो वो मित्र आज बहुत आगे है और इतना आगे है शायद भारत में 1-2 नंबर पे वो होगा वस्त्र व्यवसाय के क्षेत्र में। आपके कई बिजनेसेस भी हैं। हाँ, हमारा एक ग्रुप है, कानोडिया ग्रुप जी। उसमें हम लोग, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, सब संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। सच तो ये है, हम कोई चांदी की कटोरी या चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। स्ट्रगल किया हमारे भाइयों ने, हमारे पिता ने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल के बल पर कई सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, कपड़े की फैक्ट्रियां हैं, खाद कोयले सीमेंट का काम है, होटल में है। मेरे जिम में वस्त्र का काम है, मैं वस्त्र को देखता हूँ और मेरे सभी बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे सारे भाई जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मुझे याद है आज भी कि मैं एक बार देवानंद जी से मिलने गया था, मुझे लेकर गोपाल दास नीरज गए थे और अमिताभ बच्चन जी से भी मैं मिला था जी।
तो मैं होटल रेनेसेंस में रुका हुआ था। हाँ, कूली की शूटिंग के बाद उनके पेट में चोट लगी थी, हाँ, तो नीरज जी कहते चलो संजय मिल के आते हैं। हाँ, तो मैं उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने कहा था नीरज जी को गए, काका आप क्यों आ गए, आप मुझे बुला लिए होते। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि ये कौन है, तो नीरज ने कहा था ये मेरा मित्र संजय है। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस किया, उन्होंने मुझे मित्र कहा, जबकि वो मेरे गुरु थे, उनसे बहुत कुछ सीखना था। जी, साथ में बैठे अमिताभ बच्चन भी थे, उन्होंने भी कहा काका कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे मित्र कह के संबोधित किया था। तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस किया उस समय। मैंने कहा मैं तो आपके बच्चे की तरह हूँ, आप मुझे काका कहते हैं कि नहीं, आप मेरे काका के मित्र हैं। फिर उसके बाद हम लोग देवानंद जी के पास गए थे। देवानंद जी का मैंने पैर छूने के लिए मैं झुका। जी, उन्होंने कहा संजय नीचे झुकने की आवश्यकता नहीं है, जो आदर सम्मान होता है वो नज़रों से हम लोग देख लेते हैं। ये तो वाह भाग है जो कि लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को, ऐसा करो, सम्मान दिल में होना चाहिए, हम नज़रों से पढ़ लेते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि मैं अब जा रहा हूँ, पता नहीं कब आपसे फिर मुलाकात हो, क्या आप कोई सीख नहीं देंगे बच्चे के नाते। उन्होंने यही कहा था कि संजय ध्यान रखना, तुम्हारे जो सपने हो हमेशा तुम्हारे अतीत से बड़े होने चाहिए। ये बातें मुझे हमेशा प्रेरणा देती है कि सपने हमेशा अपने अतीत से बड़े। लोग अपने पिछले बातें याद करते हैं, मैंने ये किया वो किया, ये सब नहीं होने चाहिए। आपके जो सपने जो आप आगे करने वाले हैं वो उससे बेहतर करें। ये चीज़ मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रही है, और ये बात मेरे भतीजे अच्छी तरह जानते हैं। मेरे भाइयों से भी मैंने यही सीखा है, इसलिए वो बहुत आगे हैं कि आप कह सकते हैं। अभी दोस्तों की बात हो रही थी, तो मेरा एक सवाल है कि जो दोस्त पैसे लेके भूल जाते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? वो लोग भी देख रहे होंगे, ये वीडियो देखेंगे वो लोग, तो उनके लिए क्या है? पैसे लेके भूलने वाले दोस्तों को मुझे याद भी नहीं कि मुझसे कोई पैसे लेके कोई भूल गया हो, या अकाउंटेंट कभी बताते हैं कि ये ले गए, तो वो दोस्त हैं। दोस्तों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, वो उनकी आवश्यकता रही। नहीं तो कोई दोस्त क्यों हाथ पसारेगा आपके पास, उसकी मजबूरी रही होगी। तो मेरा फर्ज भी बनता है मैं मजबूरी में उसके साथ रहूं, मैं साथ रहूं। जो भी देख रहा होगा ना, कोई लेन देन वाली बात नहीं होगी। हाँ, और मेरा ये मानना है कि जो कलंकित कभी नहीं होते जी, वो वंदित भी कभी नहीं होते। जी, जिनके ऊपर कोई कलंक न लगा हो। जैसे आपने कहा कि जो भूल जाते हैं वो कलंक हो गया। जो कलंकित कभी नहीं होते, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कुछ न कुछ उन पर आरोप लगे हैं, तब आज उनकी हम आराधना कर रहे हैं। जो कलंकित कभी नहीं होते वो वंदित भी कभी नहीं होते। जिन्हें घायल किया न हो कांटों ने वो सुगंधित कभी नहीं होते। मेरे कंपटीटर अगर मुझे करते न बदनाम तो सच संजय इतने चर्चित कभी नहीं होते। अगर कोई लड़का है, कोई युवा है, अगर वो बिजनेस करना चाहता है, वो अगर आपके पास आता है किसी तरीके का सपोर्ट के लिए, तो क्या उसकी किस तरीके से आप हेल्प करेंगे? हाँ, कोई अगर लड़का कोई युवा हमारे पास आता है और मुझसे सपोर्ट चाहता है, तो पहले तो मैं अपना सारा अनुभव उसके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि जब भी मैं व्यापार में शुरू में भी आया तो मैंने बताया कि मेरे पास सीमित आय थी, सीमित धन था, और उसमें सबसे बड़ी उसकी निधि होती है उसका आत्मविश्वास। अगर वो आत्मविश्वास से लबारीज है और कुछ कर सकने की क्षमता है, तो उसको मैं हर तरह की अपनी गाइडेंस, जो भी मैंने सीखा है, समाज ने जो भी मुझे सिखाया है, जो भी दिया है, मैं हर तरह से उसके साथ खड़ा रहूँगा। और मेरा खुद का मानना है तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद के समय को भी तलाश है, तू आगे बढ़ो। तुम्हारे साथ खुद ही कई लोग जुड़ जाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, न तुमको धन की आवश्यकता पड़ेगी, न अनुभव की आवश्यकता, ऐसे लोग जुड़ जाएंगे। अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर निकले हो, सच्चाई से अपने रास्ते को पर आगे बढ़ रहे हो, तो परमेश्वर सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रहेगा। एक मेरा पर्सनल सवाल है, पैसे से पैसा कैसे बनाएं और वो पैसा कहाँ से लाएं?
मैं अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाया हूँ कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। मैंने वो आज तक पैसा कहाँ से लाए? पैसा तो अपने आप आ जाएगा। मैंने बताया पैसा उन्हीं से आएगा। आपकी लगन, आपके आत्मविश्वास से पैसा आएगा। और मैं अभी तक इसकी मैं खोज करूँगा, पैसे से पैसा कैसे बनाएं और वो पैसा कहाँ से लाए? हमारा एक रिवाज है शेर व शायरी या कोई डायलॉग, तो आप कोई दो लाइनें अगर आप जो सुनाना चाहें, आपकी जो भी पसंदीदा लाइन हो वो आप। आपने जिस साक्षात्कार आपने में बहुत अभी तक तो हमने सुना है, काफी बहुत कुछ सारे। सुनाया ही है। जी मुझे मेरे एक मित्र जी थे, गाजियाबाद के रहने वाले थे और कुमार विश्वास के भी गुरु रहे हैं जी और मेरे तो बहुत अभिन्न रहे हैं। उनकी एक लाइन रही है, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जितनी दूर बिछुए कुंवारे पाँव से, पिया हम उतनी दूर तुम्हारे गांव से। इसका अर्थ कई मायनों में लिया जा सकता है। कुंवर बैचेन उनका नाम था। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, आपकी उसकी दूरी ज़्यादा नहीं है। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जिस कम्र में जिस काम को करते करते आपके चेहरे पर प्रसन्नता आवे, जितनी दूर अधर से, जितनी दूर बिछुए कुंवारे पाँव से, जितनी दूर आप लक्ष्य से जितनी दूर है उतनी दूर ही आपका सपना दूर है, आप उसके बहुत नज़दीक हैं। ये उनकी एक लाइन मुझे बहुत याद आते, वो है नहीं। और मेरी एक मित्र की लाइन है, याद करता है मुझे पल में भुला देता है, किस्तों में जीने की वह क्यों सजा देता है। मैं रात की झील का ठहरा हुआ पानी हूँ, रात की झील का ठहरा हुआ पानी हूँ मैं, कौन चुपके से मेरी तह में उतर जाता है। याद करता है मगर पल में भुला देता है, किस्तों में जीने की वह क्यों सजा देता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप लाख आगे चले जाएं, लाख आपके पास अथाह संपत्ति हो जाए, पर वो आपका धन्य नहीं है, न कभी धन रहेगा। जो आपके संबंध हैं, जो आपके बुजुर्गवान हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, वो हमेशा आपके जेहन में रहने चाहिए। आपका स्ट्रगल आपके जेहन में रहना चाहिए। और ये बहुत कुछ हमेशा नई नई चीज़ों को खोलता है, नए नए ग्रंथों को खोलता है, नए नए पन्नों को पलटता है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, यूथ के लिए मैंने जो भी बोला वो यूथ के लिए ही बोला, उनको फोकस करके ही बोला। और मैं यही कहूँगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मैं पहले दिन दुकान खोला और मैंने झाड़ू लगाई। सर मैं एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूँगा। एक डायलॉग है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, ऐसी है ना डायलॉग? अच्छा। तो थोड़ा उस वे में आप बोलेंगे क्या? क्या रे? शाहरुख खान का वो डायलॉग अच्छा, है। मैंने वो फिल्म देखी नहीं शाहरुख खान की। जी हालांकि मैं फिल्मी दुनिया के बहुत करीब रहा हूँ। मेरे बहुत सारे अभिन्न मित्र भी हैं फिल्मी दुनिया में, वो कुछ नहीं भी हैं। जी हाँ, शाहरुख खान जी से मेरी अभी तक मुलाकात भी नहीं रही है। जी हाँ, कोई धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, ये मेरा मानना है। आपकी निष्ठा, आपका समर्पण उसको हमेशा बड़ा या छोटा करता है। मेरे एक मित्र की लाइन है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आप अपने अतीत से बहुत कुछ सीखते हैं। ये अतीत आपका जो है आगे का मार्ग प्रदर्शक करता है, बताता है कि आप कहाँ जाते हैं। कभी आदमी को अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहता है। और मैं क्या कहूँ। थैंक यू सर समय देने के लिए। हमारे शो के बारे में दो लाइन आप कुछ कह दें इस कैमरे में देख के। ये मेरा सौभाग्य रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि आज आपने मुझे बुलाया और मेरे शब्द किसी भी युवा को, किसी भी व्यक्ति को के अंदर ये हौसला जगा पाएँ कि वो कमज़ोर नहीं है, वो हमेशा आगे जा सकता है, उसके अंदर हौसला है, सच्चाई है, ईमानदारी है। तो ये
मेरी तो खुदकिस्मती है ही है, और आपके चैनल का भी मैं बहुत कृतज्ञ रहूँगा अगर ये संदेश आगे जा सका। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और मुझसे 2 शब्द कहवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।